नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है भोली भाली पत्नी को धोखा देने वाले पति को विदेशी पत्नी ने जब मारी ठोकर तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। क्या बात है, आज आने में इतनी देर हो गई, रमाकांत बाबू से उनकी पत्नी ने कहा और फिर उनके हाथों से बैग ले लिया। हाँ, आज बाजार में पड़ोस के गांव के मिश्रा जी मिल गए थे, बड़े पुराने मेरे मित्र हैं। बस हम वहीं बैठ गए और बातें बातों में देर हो गई। वह अपने बेटे देवकांत के लिए हमारी गंगा का हाथ मांग रहे थे। आपने हाँ तो नहीं कर दी ना, रमाकांत बाबू की पत्नी ने कहा। नहीं, मैंने अभी तो हाँ नहीं की है, परंतु हाँ करने में मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखता। आसपास के गांव में सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनका बेटा भी बहुत सुंदर और सुशील है और आगे भी पढ़ रहा है। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। नहीं जी, कहाँ, तो हमारी बच्ची जन्म से ही शहर में रही है और वह गांव है, कैसे रह पाएगी गांव के माहौल में, उनकी पत्नी ने बात काटते हुए कहा। इस पर रमाकांत जी ने गुस्से से अपनी पत्नी को कहा, तो कौन सा हम लोग किसी बड़े शहर में रहते हैं, दरभंगा भी एक छोटा सा ही शहर है, यह कोई मुंबई और दिल्ली नहीं है, और यहाँ से मात्र 1 घंटे की दूरी पर ही तो है मिश्रा जी का गाँव। जब जी चाहेगा हम मिल लेंगे। मुझे तो पसंद है और मैं बहुत जल्द ही उन्हें खबर भेजने वाला हूँ कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। इतना कहकर वह चाय पीकर बाहर टहलने चले गए और उनकी पत्नी सोच विचार में डूब गई कि उनकी इकलौती बेटी गंगा गांव में कैसे रह पाएगी। और देखते ही देखते महीने भर के भीतर ही रमाकांत बाबू ने अपनी बेटी गंगा का रिश्ता मिश्रा जी के इकलौते बेटे देवकांत के साथ तय कर दिया। इधर अपने नाम के मुताबिक ही गंगा गोरी चिट्टी, छरहरी काया, घुटनों तक लंबे बाल और हर समय खिलखिलाती रहने वाली एक चंचल बच्ची मिश्रा जी के बेटे देवकांत भी अपने नाम के मुताबिक किसी देव मूर्ति के प्रतिमा से लगते थे। देखते ही देखते दोनों का विवाह संपन्न हो गया। गंगा अभी नाबालिग थी, इसलिए 10वीं की परीक्षा तक के लिए उसे मायके में ही रोक दिया गया। उसके बाद जब वह गौना होकर अपने ससुराल गई तो सभी ने उसे हाथों हाथ लिया। देवकांत गंगा को पाकर बहुत प्रसन्न थे और गंगा देवकांत को। देवकांत की पढ़ाई का यह अंतिम वर्ष था। आगे की पढ़ाई करने वह विदेश जाना चाहते थे। देखते ही देखते 2 वर्ष पंख लगाकर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। गंगा मानो गर्म रेत पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। गंगा और देव दोनों ही अलग होने की मात्र कल्पना से ही तड़प उठे थे, परंतु पढ़ाई भी जरूरी थी। बैरिस्टर बनना देव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती, इसलिए मन मार कर भी उसके माता पिता और गंगा इन सभी ने विलायत जाने की अनुमति दे दी। देव जब यात्रा के लिए निकले तो गंगा अपना दुख ना दिखाने के कारण घर के कामों में इधर उधर व्यस्त होने का दिखावा करने लगी। गाड़ी में बैठने से पहले देव की नज़रें अपनी प्राण प्रिया को ढूंढ रही थी। उसने देखा गंगा गायों के गोबर के उपले थाप रही थी। वह गंगा के पास गया और बोला, मैं सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, क्या तुम कोई ऐसी निशानी नहीं दोगी? मुझे तुम्हारी याद आए पर मैं उसे देखकर अपने मन को तसल्ली दे सकूं। गंगा अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुराई और देव के रुमाल पर अपने गोबर भरे दोनों हाथों की थाप लगा दी और बोली, जब जब मेरी याद आए तो रुमाल निकाल कर मेरे हाथों की छाप को देख लेना, यह तुम्हें मेरी भी याद दिलाएगा और अपने देश की भी। कहते हुए वह देव के गले से लग रो पड़ी और इधर देव ने भी अपने जेब से एक छोटा सा पेंडेंट जिसमें पतली सी चैन लगी हुई थी निकाला और गंगा के गले में पहना दिया। फिर उसे अपने बाहों के घेरे में कसते हुए कहा कि ये डी अक्षर का पेंडेंट जो हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगा और तुम्हें भी मेरी याद दिलाता रहेगा। पढ़ाई पूरी होते ही मैं वापस लौट आऊँगा, फिर हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। मैं जब लौट कर आऊँ गंगा तो तुम मुझे यहीं मिलना। और भारी मन के साथ दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली और इस तरह देव अपनी पढ़ाई के लिए विदेश पहुंच गया। पढ़ने में वह शुरू से ही बहुत तेज था। वहाँ भी उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप भी पाने लगा। पढ़ाई से जब फुर्सत मिलती और वह बाहर घूमने निकलता तो यहाँ की दुनिया देखकर चकित रह जाता। यहाँ की दुनिया, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ उसकी दुनिया से अलग था। ऐसा प्रतीत होता था मानो यहाँ कोई दुख नहीं, कोई गरीबी नहीं। इन चमकती रोशनियों के बीच महसूस होता था कि वह स्वर्ग में आ गया हो। धीरे धीरे मित्रता का दायरा बढ़ने लगा। कई दोस्त बने, लड़के भी लड़कियां भी।
इन बनी ठनी पढ़ी लिखी लड़कियों को देखकर धीरे धीरे देव को अपना देश और अपने देश का रहन सहन उसे गंवार सा प्रतीत होने लगा। पहले वह हर 2-3 दिनों पर अपने माता पिता और गंगा को पत्र लिखता, जिसमें विरह वेदना तथा पढ़ाई लिखाई का जिक्र होता, पर धीरे धीरे अब यह सिलसिला कम होने लगा। बेचैन गंगा अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखती। मन ज़्यादा दुखी होता तो अपने मायके हो आती, परंतु वहाँ भी उसे चैन नहीं मिलता और वह वापस अपने ससुराल आ जाती। यहाँ उसे हर तरफ देव की यादें बिखरी पड़ी मिलती। जैसे रोगी को चैन नहीं मिलता और वह कभी इस करवट और कभी उस करवट बदलते तड़पता रहता है, उसी तरह गंगा भी देव के लिए तड़पती थी। परंतु मन में एक आशा थी कि कुछ दिनों का यह दुख सारी जिंदगी के सुख में बदल जाएगा। पर कम होते हुए चिट्ठियों के सिलसिले ने उसे संदेह में डाल दिया। अब वह रोज एक चिट्ठी देव को डालने लगी, परंतु शायद ही किसी एक का जवाब 4-5 महीनों में मिलता। देव हमेशा अपनी पढ़ाई और फुर्सत ना मिलने का रोना रोता। इस तरह साल दर साल बीतने लगे। गंगा का दुख देखकर उसके ससुर भी चिंतित रहने लगे। कभी कभी उन्हें महसूस होता कि उन्होंने देव को पढ़ाई के लिए विदेश भेजकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, परंतु फिर भी अपने मन को समझाते कि उनके दिए हुए संस्कार कभी भी उनके बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। उधर धीरे धीरे देव पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में रम गए। उनकी एक महिला मित्र सोफी उनका मन मोह चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से सोफी ही उनकी पत्नी बनने के लायक है। गंगा को अब वह किसी भी हिसाब से अपने बराबर की नहीं पाते थे। गंगा अब उनको गंवार लगने लगी थी। कभी अपने देश, अपने माता पिता और गंगा की याद आने पर वह गोबर के थाप लगे गंगा के हाथों को रुमाल पर देखकर अपने मन को समझाते थे। आज रुमाल पर लगे उस थाप को देखकर उन्हें घृणा सी होने लगी। अब उन्हें गोबर के गंध मात्र के स्मरण से उन्हें उबकाई आने लगी। और फिर देव की पढ़ाई पूरी हुई। सोफी के पिता के माध्यम से उन्हें वहीं प्रैक्टिस करने का मौका मिला और धीरे धीरे वह सब कुछ भूलने लगे। सोफी उन्हें पसंद करने लगी थी और देव भी उसे चाहने लगे थे। सोफी के पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, लिहाजा उन दोनों की शादी हो गई और उनकी अपनी एक दुनिया बस गई। इधर पहले तो पत्र कम हुए, फिर धीरे धीरे यह सिलसिला भी खत्म हो गया। देवकांत के माता पिता को अब बहुत चिंता हुई। उनके लिखे हुए पत्र भी वापस लौट आए, यह कहकर कि अब इस पते पर कोई नहीं रहता। देव की माँ इसी चिंता में बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। गंगा बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी चंचलता, उसके चेहरे की रौनक सब खत्म हो चली थी। घंटों तक वह खड़ी होकर राह निहारा करती, जहाँ से उसने रुमाल पर गोबर की छाप लगाकर देव को विदा किया था। कुछ साल बीते। बहू के दुख और बेटे की इस हरकत की वजह से गंगा के ससुर भी बहुत दुखी रहने लगे। कल तक जो गांव वाले देव का उदाहरण देकर उसकी प्रशंसा किया करते थे, आज वही सब उसकी हंसी उड़ाते थे कि अच्छा हुआ उन्होंने अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजा, अपने देश में ही सही सब साथ तो हैं, खुश तो हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह रात में जो सोए तो फिर सुबह उठे ही नहीं। गंगा की दुनिया उजड़ चुकी थी, घर उजड़ चुका था, पागलों सी हालत हो गई थी। अंतिम संस्कार में गंगा के पिता भी आए थे। उन्होंने गंगा को वापस अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की, परंतु गंगा नहीं गई। उसने अपने पिता से कहा कि अगर कहीं देव लौट कर आए और उसे यहाँ नहीं देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और अब सास ससुर के जाने के बाद उनकी इस संपत्ति को वह बर्बाद होने नहीं दे सकती। अब यह उसकी जिम्मेदारी है, कहकर अपने पिता को उसने वापस भेज दिया। अब गंगा एक जोगन जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी और उधर देव अपनी नई दुनिया में खुश था। अब वह 2 बच्चों का पिता बन चुका था। देखते ही देखते 22 साल गुजर गए। कल तक जिस देश की रंगीनियों और खुलापन से उसका मन नहीं भरता था, आज वही उसके जी का जंजाल बन गया था। बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर घर छोड़ बोस्टन में जाकर बस चुका था। बेटी साथ ही रह रही थी, परंतु उस पर अब किसी प्रकार का जोर नहीं रह गया था। कभी आधी रात को तो कभी सुबह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत घर आती। देव अपनी पत्नी सोफी से क्या कहते, वह तो खुद ही रात गए देर तक पार्टियां करती थी और नशे की हालत में घर लौटती थी। वह भला अपनी बेटी को क्या रास्ते लाती। एक वक्त था जब वह पार्टी की रंगीनियां उसे अच्छी लगती थी, परंतु अब मुख पर कालिक सा प्रतीत होने लगी थी।
पर उस दिन तो मानो हद ही हो गई जब आधी रात को देव की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब के नशे में धुत घर लौटी और अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर चली गई। गुस्से से देवकांत को रहा नहीं गया। सुबह सुबह ही उसने जमकर अपनी बेटी की पिटाई की और बेटी के बॉयफ्रेंड की भी। नतीजा यह हुआ कि 2 घंटे के बाद घर में पुलिस पहुंच गई और बेटी को मारने के जुर्म में उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। सोफ़ी भी देव को बहुत भला बुरा कह रही थी। उसने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और देव से बोली, इतने सालों यहाँ रहने के बावजूद भी यहाँ के तौर तरीके तुमने नहीं सीखे। इतनी घटिया और छोटी सोच वाले इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। तुम इंडियन लोग आज भी वहीं के वही हो। तुम्हारी वजह से यहाँ लोग हमारा मजाक बनाते हैं। अगर ऐसा ही था तो तुम्हें वहीं इंडिया चले जाना था और किसी गांव की गंवार से शादी करके अपने बच्चों को भी वैसा ही गंवार बनाना था। अब मैं सोसाइटी में अपना और मजाक नहीं बना सकती। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। और पैर पटकती हुई उसे लॉकअप में छोड़कर चली गई। देवकांत ने किसी तरह लॉकअप से छुटकारा पाया। आज उसे अपने देश की और अपने घर परिवार की बहुत याद आ रही थी। वह इस केस को ख़त्म कर जल्द से जल्द अपने देश लौट जाना चाहता था। आज जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपने कबर्ड के ड्रावर से अपने माता पिता और गंगा के पुराने पत्रों को वापस निकाला। ज्यों-ज्यों वह पत्र पढ़ता जाता था वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू की धार बहती जाती थी। उसने चमक दमक की चाह में अपने आप को कैसे खो दिया। अपने माता पिता के संस्कार और उस भोली भाली पवित्र गंगा के प्यार को कैसे भूल गया। उसी पाप की सज़ा दी है भगवान ने कि उसकी पत्नी और बच्चे शील और नैतिकता से कोसों दूर हैं। लेकिन इसमें उनका भी कोई दोष नहीं। यह तो पश्चिमी सभ्यता है। पत्र पढ़ते पढ़ते उसे रुमाल की याद आई जिसमें गंगा ने अपने हाथों की छाप बनाकर निशानी दी थी। उसने उस रुमाल को ढूंढा और उसे अपने चेहरे पर लपेट कर देर रात तक रोता रहा। अब देवकांत को सोफ़ी या उसके बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी। उसे एक एक कर अपनी गलती याद आ रही थी। उसने वापस भारत लौटने का निर्णय ले लिया था, परंतु क्या उसके माता पिता और उसके गंगा उसे माफ़ कर पाएंगे? इतने साल बीत चुके थे। वहाँ गांव पर भी सब कुछ बदल चुका होगा। मेरे माता पिता का क्या हाल हुआ होगा? बेचारी गंगा का क्या हाल होगा? अब जब एक बार उनका हृदय अपने देश और परिवार की तरफ मुड़ गया तो छोटी से छोटी बात भी याद आ रही थी। देव रास्ते भर यही सोच में डूबा रहा कि कैसे गंगा को मनाएगा, कैसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। उधर गंगा दुख, अकेलेपन और देवकांत के बेवफाई से पूरी तरह टूट चुकी थी। जीने का कोई सहारा नहीं था। दिन भर खेती बाड़ी का हिसाब लेती और आस पड़ोस के बच्चों को हमेशा पास में रखती। अब आंखों से भी कम दिखाई देने लगा था। रिश्तेदार सोचते थे कि कब यह मरे ताकि इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाए। आज सुबह से ही उसकी तबीयत खराब थी। उसे देव की बहुत याद आ रही थी। आंखों के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने क्या सोचकर आज उसने ट्रंक से अपनी शादी की साड़ी निकाली। घंटों सीने से लगाए बैठी रही। दम घुट रहा था परंतु आंखें रास्ते पर ही टिकी थी कि शायद देव आ जाएं। उसने इंतज़ार करने को कहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते हार गई हूँ देव। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। काश काश कि एक बार मैं तुम्हें देख लेती। क्या मेरे प्रेम का धागा इतना कमज़ोर था कि इतने सालों में तुम्हें कभी अपने गंगा की याद नहीं आई? इतना कहते कहते गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने अपने उस साड़ी को वापस ट्रंक में रखा और घर के बाहर उसी जगह पर जाकर बैठ गई जहाँ से उसने देव को विदा किया था। घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। उधर पटना एयरपोर्ट पर देव ने उतरकर गाड़ी ली और अपने गांव का पता बताया। लगभग 3 घंटों के बाद किसी तरह रास्ता पूछते हुए वह अपने गांव पहुंचा। गांव पूरी तरह बदल चुका था। सड़कें, बिजली, पानी, टेलीफोन, सारी सुविधाएं मौजूद थी। उन्हें अपना घर पहचानना भी मुश्किल हो गया था। सब कुछ बदल चुका था। उसने एक लड़के को रोककर अपने पिता का नाम बताया और उनका घर पूछा। उस लड़के ने उन्हें सिर से पैर तक विचित्र नज़रों से देखा और कहा, वह बाबा और दादी तो कब के गुजर चुके हैं। हाँ, वहाँ गंगा काकी रहती है। कहीं आप उन्हीं के घर का पता तो नहीं पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, देव ने बड़ी बेसब्री से कहा। वह लड़का जब उन्हें उन्हीं की हवेली पर लेकर गया तो थोड़ी देर वह दरवाजे पर खड़े होकर अपनी हवेली निहारते रहे। झुककर उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और अंदर गए तो देखा आंगन में काफ़ी भीड़ जुटी हुई थी। वहीं आंगन में किनारे गायों का घर था। वहीं पर एक गोरी चिट्टी एक वृद्ध महिला जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी।
चारों ओर शोर था कि अरे भाई कोई डॉक्टर को बुलाओ, परंतु इशारे से उस वृद्धा ने मना कर दिया। वह कोई और नहीं गंगा ही थी। वह आज भी उसी गौशाला के पास बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। एक नज़र में देवकांत भी नहीं पहचान पाए, परंतु उसके गले में डी बना हुआ सोने का लॉकेट देखा तो वह समझ गए कि यह गंगा ही है, और वह अपने सामान को फेंकते हुए आगे बढ़े और उसे अपने गले से लगा लिया। जब पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे तो उसने गंगा को वह सोने का लॉकेट पहनाया था और उसे कहा था कि इस लॉकेट में लिखे देवकांत के डी अक्षर से हमेशा उसके दिल के करीब रहेंगे। गंगा ने अपने जीते जी कभी उस लॉकेट को अपने से अलग नहीं किया, और दुर्भाग्य उसी लॉकेट की वजह से ही देव ने गंगा को पहचाना। देव गंगा को बाहों में समेटे फूट फूट कर रो रहे थे, अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे, परंतु गंगा अब बेसुध थी। पता नहीं गंगा ने यह सब सुना या नहीं, अब दोबारा होश में नहीं आई। देवकांत अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके रिश्तेदार भी उन्हें भला बुरा कह रहे थे। दुल्हनों की भांति श्रृंगार कर गंगा को विदा किया गया। जिस हवेली में उसकी खुशियाँ थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। देव ने अपने माता पिता और पत्नी सबका अपने हाथों से श्राद्ध और तर्पण किया, अपने किए की माफ़ी मांगी, परंतु उन्हें माफ़ करने वाला कोई भी नहीं था, ना तो उनके माता पिता, ना उनकी प्राण प्यारी गंगा। अब देव बाबू अपने गांव में ही बस गए हैं। उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के नाम से जगह जगह धर्मशाला, तालाब और मंदिर बनवाए, परंतु एक कसक सभी गांव वालों और देव के मन में भी रह गई कि पता नहीं गंगा को उसके आने की खबर हुई या नहीं, या वह उन्हें देखे बिना इस दुनिया से विदा हो गई। परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने वाली गंगा अब इस दुनिया से जा चुकी थी, और यह सवाल सभी के मन में हमेशा के लिए बनकर रह गया। देव अब साधु जैसा जीवन जी रहा था और गंगा की याद में प्रतिदिन आंसू बहाता है। शायद यही उसकी सजा है कि अब वह भी प्रतीक्षा करे। गंगा ने तो हमेशा देव की प्रतीक्षा की, परंतु देव, वह तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि अगले जन्म में वो फिर से गंगा से मिल सके और उसे अपने हिस्से की खुशियाँ दे सके, उससे माफ़ी मांग सके। उसके हिस्से में भी अब आई थी प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।